अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जमात नहम का मजमून पढ़ेंगे उर्दू, और इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पंचायत। पंचायत का हमारा ये आज दूसरा लेक्चर है। पंचायत कहानी में ये कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने, और मुंशी प्रेमचंद के मुतालिक कल हम उनका तारुफ बड़ी ये तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 36। सफ़ा नंबर 36 में मैं आपको बेटा अल्फाजमानी और तशरीह करवाऊंगी। इस सफ़े पर अगर हम पहला पैराग्राफ देखें तो बोर्ड के हवाले से ये पैराग्राफ बहुत ही अहम है, काफ़ी दफ़ा ये एग्जाम में आ चुका है। आपने पहले अल्फाजमानी समझ लेनी है, उसके बाद मैं तशरीह करवाती हूँ तो आपने तशरीह भी समझे, और कोई लफ्ज समझ नहीं आता, कोई बात पूछनी हो तो लाजमी पूछे। पहला हमारा लफ्ज है याराना, इसका मतलब है दोस्ताना यानी दोस्ती। साजे, साजे से मुराद है मुश्तरका हिस्सेदारी। लेन देन कारोबार, कामल मुकम्मल। पदर बाप, पदर बुजुर्गवार यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बाप के मुतालिक। रूबरू सामने, दानुए जानुए अदब तय करना, मुअद्दब होना, एहतराम करना। रकाबी प्लेटे, भरोसा, यकीन, एतमाद। वज़ा शक्ल, ज़ाहरी हालत। फैज फायदा। दकीका फरोगुज़ाश्त ना करना, कोई कसर ना छोड़ना। ताजियाने कोड़े। बेदरेग बे इख्तियार। कुर्बा जवार, दूर और नजदीक। सब्ज़ बाग दिखाना, झूठे वादे करना, धोखा देना। हिब्बानामा, मुख्तारनामा, लुकमे खाने, नवाले। पगड़ी की मोहर, रसीद। मदाखलत, दखल अंदाजी। निबाह, ताल्लुक। बेइतनाई, लापरवाही। अल्फाजमानी हमारे इस सफ़े के क्लियर हो गए। आप एक रजिस्टर लें, उसके ऊपर डिटेल से अल्फाजमानी लिखें, क्योंकि ये दो पैराग्राफ आएंगे। दो पैराग्राफ में 2-2 नंबर के यानी 4 नंबर के सिर्फ अल्फाजमानी हैं। अगर आपके ये क्लियर हो जाते हैं तो बाकी 71 मार्क्स का पेपर आपने अलग से करना है। 4 नंबर के सिर्फ अल्फाजमानी है। अब हम तशरीह शुरू करते हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ा याराना था। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों बचपन के दोस्त हैं। अब वो बड़ी उम्र में अपनी फैमिलीज वाले और मुआशरे में बाएतमाद शख्स हो चुके हैं, तो उनमें बड़ा याराना, बड़ी दोस्ती है। अब दोस्ती में दोस्ती किस तरह की है वो आगे बताया जा रहा है। साजे में खेती होती, साजे से मुराद है मुश्तरका। एक दूसरे के साथ अगर एक खेत में हल जोतता तो दूसरा उसका साथ देता, अगर एक फसल की कटाई करता तो दूसरा उसका साथ देता। साजे में खेती होती, लेन देन में भी कुछ साझा था, हिस्सेदारी थी। लेन देन में, कारोबार करने में, सामान, फसलों का सामान इकट्ठे मार्केट में लेके जाने में, हर चीज में वो साझेदारी थी। एक को दूसरे पर कामल एतमाद था। कामल से मुराद है मुकम्मल, कि अगर एक खेतों में काम कर रहा होता तो वो अपना सारा काम दूसरे पे छोड़ के आराम करने के लिए जा सकता। अगर एक ने मंडी जाना होता तो वो दूसरे को अपना सारा कारोबार सौंप के चला जाता। जुम्मन जब हज करने गए थे, अब कैसे एतमाद है वो अगली सतर में बताया जा रहा है। जुम्मन जब हज करने गए थे तो अपना घर अलगू को सौंप गए थे। उस सौंपना उसके हवाले कर गए थे, वो उसके सारे घर का उसने ख्याल रखा। और अलगू जब बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते। एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद, बिल्कुल भी शक व शुबा नहीं कि हमारी चीज इधर की उधर करेंगे। इस दोस्ती का आगाज उसी जमाने में हुआ जब दोनों लड़के जुम्मन के पदरे बुजुर्गवार मैंने बताया है कि बाप को कहा जा रहा है बुजुर्गवार, बड़ी उम्र के एक बाअदब शख्स पदरे बुजुर्गवार शेख जुमेराती के रूबरू उनके सामने जानुए अदब तय करते थे। जानुए अदब से मुराद है कि वो इकट्ठे बैठकर उनसे अदब की बातें सीखते, लिटरेचर सीखते, उनसे पढ़ाई किया करते थे। अलगू ने उस्ताद की बहुत खिदमत की।
अलगू ने उस्ताद की बहुत खिदमत की। इससे मुराद है वो हमारा पुराना कल्चर, सकाफत कि जिसमें उस्ताद के पास जब पढ़ने के लिए जाते थे वो सारे घर के काम उससे करवाते थे। बच्चे ने उठना बैठना कैसे है, काम कैसे करने, दूसरे को खाना कैसे बनाकर पेश करना है, हर काम। यहाँ पर अब लड़कों की बात की जा रही है, तो अभी हम देखेंगे कि लड़कों से कौन से काम करवाए जा रहे हैं। खूब रकाबियां मांजी, रकाबियां से मुराद उनकी प्लेटें धोई, उनके बर्तन धोए, खूब प्याले धोए। कि मांजना और धोना दोनों में थोड़ा सा फर्क है। धोने से मुराद है सरसरी जाकर बर्तन को धो लेना, और मांजने से मुराद है खूब मांज के बर्तनों की सफाई करना। उनका हुक्का दम ना लेने पाता था। अब जो उस्ताद है वो हुक्का पीते, बार बार हुक्का ताजा करते थे, गर्म करते थे। से मुराद क्या है कि आग जलाते, उसके जो वो आग है वो उस पर रख के ताजा गर्म हुक्का उनको दिया जाता। उनके बाप पुरानी वजह के आदमी थे, पुराने ख्यालात के आदमी थे। वजह कता उनका ओढ़ना पहनना, सोचने का अंदाज वो पुराना था। तालीम के मुकाबले इन्हें उस्ताद की खिदमत पर ज्यादा भरोसा था, जो मैं पहले वजाहत कर चुकी हूँ। तो लिखने पढ़ाने की बजाय उन्हें काम करके सिखाने पर ज्यादा तवज्जो करते थे। अब वो कैसे पुरानी वजह के आदमी हैं वो बताया जा रहा है कि तालीम के मुकाबले में इन्हें उस्ताद की खिदमत पर ज्यादा भरोसा था। वो कहा करते थे उस्ताद की दुआ चाहिए, जो कुछ होता है फैज से होता है। कि जो कुछ होता है फैज से। उस्ताद खुश हुआ, उस्ताद के घर के अलिफ से ये तक सारे काम कर लिए गए तो उस्ताद बहुत खुश, और यही फैज, यही फायदा स्टूडेंट को उनके जहन के मुताबिक ये चाहिए था, और ये उस वक्त का कल्चर था, रिवाज था। अगर अलगू पर उस्ताद के फैज या दुआओं का असर ना हुआ तो उसे तस्कीन थी कि तहसीले इल्म का कोई दकीका उसने फरूगुजाश्त नहीं किया। इससे मुराद ये क्या है कि अलगू जितनी ज्यादा खिदमत करेगा उस्ताद की, उतना उसे फैज, फायदा और उतनी उसे दुआएं मिला करेंगी। और उसे तस्कीन थी, उसे तसल्ली ये थी कि तहसीले इल्म यानी इल्म हासिल करने का कोई भी दकीका असल में कहते हैं सीढ़ियों को, मरहले को, इकदाम को, कि जितने मरहले इल्म हासिल करने के लिए मैं फैज और दुआ यानी ये दुआओं के जरिए हासिल कर लूंगा, तो उसने कोई दकीका उसने फरूगुजाश्त नहीं किया। वो दुआएं लेने के लिए कोई सीढ़ी, कोई मरहला उसने नहीं छोड़ा, कोई कसर उसने नहीं छोड़ी। हर तरह की उस्ताद के घर के कामकाज करके उनकी खिदमत की। इसी का ये फैज था, इसी का ये फायदा था। आज जुम्मन की कुर्बो जवार के इर्द गिर्द, कुर्बो जवार है दूर और नजदीक, कुर्बो जवार के मुवाजात होता है देहात, देहातों में पुरसश होती थी, पुरसश पूछगीछ होती थी। वो मशहूर हो चुके थे, लोग उन्हें जानते थे, लोग उनकी बात को कदर की निगाह से देखते थे, और वो समझते हैं कि ये जो कुछ भी है मेरे उस्ताद की जो मुझ पर निगाह थी, उस्ताद के जो मेरे लिए दुआएं थी, उसका ये असर था। शेख जुम्मन की एक बूढ़ी बेवा खाला थी। बूढ़ी बेवा, बेवा से मुराद जिसका खामद फौत हो गया हो, जिसके घर कमाने के लिए कोई भी ना हो, बेवा होने की वजह से एक बूढ़ी बेवा थी। उनके पास कुछ थोड़ी सी मलकियत थी, कुछ थोड़ी सी उनकी जायदाद थी, मगर गरीब का वारिस कोई ना था। ये उसका जो बांजा था, यही उसका वारिस था। जुम्मन ने वादे वाइद से मुराद क्या है कि उससे बहुत से वादे करके उसे सबज वादे वाइद के सबज बाग दिखाकर, उसे धोखे देकर, सबज बाग से मुराद है कि जो वो पिक्चर दिखाना जिसकी असल में हकीकत कोई नहीं, उससे उसकी मलकियत हासिल करने के लिए उसे बहुत से उसे सबज बाग दिखाए, बहुत से धोखे दिए कि मैं आपकी दिन रात खिदमत करूंगा, मैं आपको किसी किस्म की कमी नहीं आने दूंगा, आपकी खिदमत बिल्कुल ऐसे होगी जैसे मेरी अपनी वालदा की है। बहुत सी उसे बातें सुनाकर खाला अम्मा से वो मलकियत अपने नाम करा दी थी। अब खाला अम्मा, खाला की माँ की बहन, उसने कहा आप मेरी माँ के बराबर है, अपनी जो मलकियत है वो मुझे दे दे और मैं ता हयात आपका खिदमत गुजार रहूंगा। जब तक हिब्बानामा पर रजिस्ट्री ना हुई थी, हिब्बानामा जायदाद की जो मुंतकली है, जो किसी रिश्तेदार को की जाती है, उसे हिब्बानामा कहते हैं। कहते हैं कि जब तक हिब्बानामा पर रजिस्ट्री ना हुई, उसकी रसीद ना मिल गई, खाला जान की खूब खातरदारियां हुई, खाला जान की खिदमत में
मनोसलवा लाया गया। मनोसलवा से मुराद है नेमते खाला को खिलाई गई। खूब मीठे लुकमे चटपटे सालन खिलाए गए। खूब मीठे लुकमे से मुराद है मीठे मीठे पकवान जो आम रूटीन में खाने का हिस्सा नहीं होते, खास वो पकाए जाते हैं, वो खाला के लिए पकाए जाते। चटपटे सालन खाला को खिलाए जाते। मगर पगड़ी की मोहर होते ही, मगर जो ही रसीद मिल गई मलकियत की, जायदाद की, उसकी खातरदारियों पर भी मोहर लग गई। मोहर से क्या मुराद है? एक खत्म होगी। मोहर होता है ठप्पा लग जाना, एक चीज का पक्का हो जाना। तो जब वो उनसे जायदाद मिल गई तो उसने खातरदारियों पर भी मोहर लगा दी। किसने? उसके भांजे ने खाला के। जुम्मन की अहलिया, अब जुम्मन की अहलिया का नाम है बी फहमीन। अहलिया यानी बीवी, उसकी बेगम। जुम्मन की अहलिया बी फहमीन ने रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता सालन की मिकदार रोटियों से कम कर दी। कहाँ पहले उसके लिए मीठे पकवान पका करते थे, चटपटे सालन खिलाया जाते थे, अब क्या है रोटी खाली रोटी दी जाती है, उस पर भी सालन की मिकदार कम कर दी गई। कुछ दिनों तक खालाजान ने और देखा समराज है कुछ और बर्दाश्त किया, मगर जब बर्दाश्त ना हुई, जब उनकी सकत खत्म हो गई, जब सब्र खत्म हो गया, तो जुम्मन से शिकायत की। अब उसका भांजा था, उसका ब्लड रिलेशन था, खून का रिश्ता। उसने फौरन उससे शिकायत की कि तुम्हारी बीवी ये तो एक गैर औरत है और उसका चूंकि मुझसे खूनी रिश्ता नहीं, वो मेरा ख्याल नहीं रखती, मेरी परवाह नहीं करती, कि वो ये जानना चाहती थी कि मेरे भांजे के ये इल्म में ये बात है या नहीं। जुम्मन सुलभ पसंद आदमी था। यहाँ जो अब मुंशी प्रेमचंद ने सुलभ पसंद लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो ये आपने यहाँ याद रखना है, ये तनकीद के लिए इस्तेमाल हुआ है। तनकीद से मुराद क्या? सुलभ पसंद यानी उन दोनों मियाँ बीवी की एक राय थी, एक मशवरा था। अब यहाँ सुलभ पसंद इसलिए कहा गया है कि उसने अपनी बीवी की जो ये सलूक था उसमें उसे कुछ नहीं कहा करता था, यानी लड़ाई ना हो जाए। ये असल में बात ये थी कि वो अपने घर में अब लड़ाई करना नहीं चाहता था, खाला की उससे परवाह नहीं थी। जुम्मन सुलभ पसंद आदमी था। अब इस मामले में मुदाखलत करना मुनासिब ना समझा। पहले मुदाखलत कर रहा है, जब तक रजिस्ट्री हिब्बानामा नहीं हुआ तब तक वो ला के मीठे पकवान और चटपटे सालन खिला रहा है। अब चूंकि सारा काम मुकम्मल हो गया, अब वो मुदाखलत नहीं करता। मुदाखलत यानी दखल अंदाजी। बी फहमीन बुरा सलूक खाला से कर रही है, वो बिल्कुल भी दखल ना देता। कुछ दिन तो रो धो कर काम चला। खाला बेचारी रोती धोती रही, अपने भांजे को कहती रही, समझाती रही, बहू को समझाती रही, लेकिन किसी ने उनके ये बात पर कान तक ना धरे। आखिर एक रोज एक दिन खालाजान ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निभाह ना होगा, मेरा ताल्लुक मजीद तुम्हारे साथ अब नहीं चल सकता। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, तुम मुझे महीने के पैसे दे दिया करो, मैं अपना खाना पका लिया करूं, मैं अपना अलग पका लूंगी, मैं चाहे थोड़ा पकाऊं या ज्यादा पकाऊं, मैं आप पे अब मजीद बोझ नहीं बनना चाहती। चूंकि आपने मेरी जायदाद अपने नाम लगवाई हुई है, तो तुम्हारा काम बनता है कि मुझे अपने उन वादों के मुताबिक जो तुमने मुझसे वादे किए थे, मुझे महीने के पैसे दे दिया करो। जुम्मन ने बेतनाई से जवाब दिया, बड़ी ही लापरवाही से जवाब दिया, रुपया कहाँ? रुपया क्या यहाँ फलता है? फलता से मुराद है कि रुपया क्या दरख्तों पर उगता है? जैसे दरख्तों पर फल फूल लगते हैं और दरख्त फलता है, बढ़ता है, तो क्या जो आपका हिस्से की जायदाद के पैसे हैं वो यहाँ पर फल रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं। ये बात उसने इसलिए की है कि अब उससे खाला उसके लिए एक बेकार औरत है, वो खाला से अब उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो जिस लालच के तहत उसने खाला को अपने घर रखा था, वो उसका लालच पूरा हो चुका, उसकी जायदाद उसने अपने नाम लगवा दी। अब वो इंतहाई बुरा सलूक करने पर उतर आया है, ताकि अब खाला से तो हमें मजीद लालच नहीं, खाला अपना रास्ता पकड़े और हम अपने घर में खुश रहें। ये था सफा नंबर 36 की तशरीह अल्फाज बनी। आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप जरूर पूछें। बहुत शुक्रिया।